अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ये मुहावरा तो खासा मशहूर है कि डूबते को तिनके का सहारा। नाकिदीन के बकौल बानी पीटीआई की सियासी कश्ती डूब रही है। ऐसे में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप उनका एक लौता सहारा तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन शायद अब ये सहारा भी बानी पीटीआई को ना मिल सके। वैसे तो तौहीन जिंदगी है सहारों की जिंदगी। बुनियादी तौर पर बानी पीटीआई की ज़ात पर करप्शन केसेस और उनका रियासत मुखालिफ बयानिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन ही रहा था, जिसकी वजह से मुल्क की रियासती इदारों को तशवीश लाहक थी। लेकिन अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बानी पीटीआई की साख पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। बरतानवी मीडिया भी बानी पीटीआई की करप्शन और मुतनाज़ा सियासी किरदार पर उनके चांसलर के इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठा रहा है, जिसके बाद बानी पीटीआई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मुश्किल तर हो रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल ने बानी पीटीआई को डिसग्रेस्ड वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया है। डिसग्रेस्ड का मतलब बहुत सख्त है और ये लफ्ज़ किसी की सख्त तौहीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बैरिस्टर दानियाल डिसग्रेस्ड समझा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ये डिसग्रेस्ड का मतलब क्या है। माफ़ कीजिएगा, बैरिस्टर अकील मलिक है, ज़रा सुनाते हैं कि बैरिस्टर अकील मलिक इसका तर्जुमा कैसे करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ज़रा समझिए। अंग्रेजी का लफ्ज है तो उसकी भी तशरीह या ट्रांसलेशन करना जरूरी है। डिसग्रेस्ड कौन है? डिसग्रेस्ड वो है जो बेइज्जत हुआ हो। डिसग्रेस्ड वो है जिसको बेआबरू किया गया हो, कि वो अपनी हरकत और सकनात की वजह से जो है वो बदनाम हुआ हो, बेइज्जत हुआ हो। तो डिसग्रेस का मतलब तो ये है। अब हम तो नहीं कह रहे। तो ये बैरिस्टर अकील मलिक है जो मतलब समझा रहे हैं कि डिसग्रेस का मतलब क्या है। इसको देखें तो ये बानी पीटीआई के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात। बानी पीटीआई इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो इस हैसियत में ये मुल्क के लिए भी कोई मुनासिब बात तो नहीं है, या ऐसी बात नहीं जिस पर फ़ख्र किया जा सके कि कोई बैरून मुल्क से कोई हमारे साबिक वज़ीर आज़म पर सवाल उठाए। लेकिन डेली मेल तो बानी पीटीआई के सियासी और अखलाकी किरदार पर सख्त आ रहा है। डेली मेल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ गम और गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटिशंस मौसूल हो रही हैं। इन ईमेल्स में बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मौसूल पिटिशंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी अखबार के मुताबिक तालिबान और उसामा बिन लादेन की पुरजोश हिमायत पर मबनी बानी पीटीआई का शिद्दत पसंद मौक़िफ़ चांसलर का उम्मीदवार बनने की राह में बड़ी रुकावट बन गया है। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई ने कई मौके पर तालिबान की हिमायत और उनके शिद्दत पसंदाना एजेंडे का प्रचार किया। बानी पीटीआई की निजी ज़िंदगी पर भी कई दाग मौजूद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ यूनिवर्सिटी को मौसूल पिटिशन में इस तरह के मज़ीद ज़ाती और पब्लिक मफादात से मुतसादिम बातों का जिक्र किया गया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंसानियत के एहतराम, अखलाकी इक़दार और लीडरशिप के आला मयार के हवाले से काबिल कदर तारीख है। बानी पीटीआई का चांसलर का इलेक्शन लड़ना इसे दागदार कर देगा। यानी डेली मेल ने बानी पीटीआई से मुतालिक बहुत सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया है। अब बानी पीटीआई पर तनकीद ये हो रही है कि उन्होंने अपने सियासी मफादात की खातिर मुल्क की साख को भी दाव पर लगाया और आज डेली मेल को बात करने का मौका मिल गया है। अब एक तरफ पीटीआई की शख्सियत पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बानी पीटीआई के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सख्त इश्ताल और मुजाहिरों की लपेट में आ गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से बानी पीटीआई को उम्मीदवार तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर इससे न सिर्फ बानी पीटीआई और मुल्क के मजीद बदनामी होगी, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी बानी पीटीआई के चांसलर का इंतखाब लड़ने पर मुसलसल सवाल उठा रही है। यहाँ तक कि नून लीग के कारकुन खुरम बट की जानिब से बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटिशन भी दायर कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पिटिशन दायर करने वाले खुरम बट का कहना था कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड जैसी मोतबर यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं है। बानी पीटीआई की माली करप्शन में मुलव्वस होने के शवाहिद, उन्हें बददमानी पर तोशाखाना केस में सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। मुमकिन है कि नून लीग ये चाहती हो कि बानी पीटीआई ये इलेक्शन ना लड़े ताकि कहीं वो जीत की सूरत में जेल से बाहर ही ना आ जाए। बहरहाल डेली मेल की खबर के बाद नून लीग को बात करने का मौका ज़रूर मिल गया है और तलाल चौधरी और तारिक फजल भी इस मौके पर चौका मारते हुए कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ करप्शन जैसे इल्ज़ाम जुड़े होंगे तो उस इमेज कितना ख़राब होगा। डेली मेल की खबर पाकिस्तान और बानी पीटीआई के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अब बानी पीटीआई की चांसलरशिप का मामला कंट्रोवर्शियल डोमेन में आ गया है, तो इस मामले पर सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट इसरार खान काकड़, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, विच इटसेल्फ इज़ अ प्राइड फॉर पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो इसरार खान काकड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इसरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और फिर जो बानी पीटीआई है, ये साबिक वजीर आजम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेसी को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स का क्या स्टांस है, क्या मौक़िफ़ है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बात रही जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के इलेक्शन है, उसमें 4 कैंडिडेट्स है, जिसमें से इमरान खान साहब भी एक कैंडिडेट है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें चल रही है, जिसमें जो मेरी तरफ से जो बात है वो आई थिंक उस बात इम्पोर्टेंट है कि ज़रा वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो उसमें यूनिवर्सिटी की जो चांसलरशिप की क्राइटेरिया है, उसमें ये एक कमेटी बनाई गई है जिसमें वो इलेक्शन की प्रोसेस देख रही है, जो लीड कर रही है लॉर्ड रीड वहाँ के यूके के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और उसकी पूरी एक कमेटी है जो ये इलेक्शन प्रोसेस लीड कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट एक कमेटी है। इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है चांसलरशिप के लिए, जिसमें अगर कोई उस क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली उनका एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा। और उनमें बाकी चीज़ों में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, जिनमें से एक ये कि अगर कोई ऑलरेडी लॉ मेकर है या विल बिकम हैज डिक्लेयर टू बिकम अ लॉ मेकर, वो एलिजिबल नहीं है, वो एक्सक्लूड होगा। दूसरा, अगर कोई डिस्क्वालिफाइड हुआ है फ्रॉम द ट्रस्टी ऑफ अ चैरिटी अंडर सेक्शन 178 चैरिटीज एक्ट 2011 के मुताबिक जो यूके का है, वो एक्सक्लूड होगा। लेकिन उसमें कोई इस तरह बात क्रिमिनल कन्विक्शन की इस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं लिखी गई। जो इस वक्त डेली मेल की आर्टिकल आई है या दूसरे पिटिशंस फाइल हुए हैं, उनका क्राइटेरिया पे तो असर नहीं होगा। जो मेन असर होगा वो वोटर्स पे ज़रूर होगा। वोटर्स, क्योंकि पढ़े लिखे वोटर्स है, वो ज़रूर पढ़ेंगे और वो अपनी फिर इंडिपेंडेंट माइंड बनाएंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट डू दे टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यानी जो कैंडिडेसी है उनकी चांसलरशिप के लिए, वो सफ़र नहीं करेगी और उस प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करता है? देखिए, उसके प्री क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया, उसके 2 स्टेजेस है। ये अभी पहला स्टेज एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, उसके बाद एक कमेटी बैठेगी जो एलिजिबल कैंडिडेट है, फिर उनकी लिस्ट अनाउंस करेगी, फिर नेक्स्ट स्टेज इलेक्शन होगी। जो प्री क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी चीज़ें कंसिडर करेंगे। मेरी नज़र में बड़े क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, तो दे विल बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन बातों पे, खासतौर पे चैरिटीज एक्ट के हवाले से, या फिर लॉ मेकर और डिक्लेयर्ड लॉ मेकर वाली बात है, तो इनको कंसिडर करेंगे, ये बात भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये 10 साल वाली पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें वो कंसिडर करेंगे, आई एम श्योर दे विल मेक अ वेरी नॉट दे विल मेक अ वाइज डिसीजन, और जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। देखिए, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईमेल्स जा रही हैं, रिटन यानी फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट हो रही है कि इमरान खान साहब क्रिमिनल कन्विक्शन भुगत रहे हैं, वो इम्प्रिजनमेंट फेस कर रहे हैं, और फिर वो जो जितने केसेस हैं उनके अगेंस्ट वो एक चार्जशीट बनाकर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। फिर खासतौर पे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं पास्ट में दिए गए हैं, वो तालिबान से मुतालिक उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो, ख़वातीन से मुतालिक उनके स्टेटमेंट्स हों, या कोई एक्सट्रीम स्टांस हो, उसको भी उस चार्जशीट के अंदर मेंशन किया गया है। तो डू यू रियली थिंक कि ये उनको हर्ट नहीं करेगी, या उससे वो सफ़र नहीं करेंगे इस चार्जशीट से? आई थिंक मेरी नज़र में ये वाली सारी जो चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या ईमेल्स हो, पिटिशंस हो, ये बड़ा इन्फ्लुएंस करेगी वोटर्स को, उनकी डिसीजन मेकिंग को। जब वो वोट डालेंगे, एक बड़ा क्रूशल फैक्टर होगा दूसरे कैंडिडेट्स की कैंपेन के लिए, वो इन चीज़ों को हाईलाइट करेगी। बात रही जो यूनिवर्सिटी का अपना जो क्राइटेरिया है, उसमें ये मैंने जो एक्सक्लूजन जो रेगुलेशंस के मुताबिक उन्होंने ये 4 चीज़ें डाली हुई है, उसमें ये 4 ही चीज़ें हैं जिसके मुताबिक वो डिसाइड करेंगे कि ये एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज तक जा सकती है या नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे होते हैं। बाकी जो ये वाली चीज़ें, वो कैंपेन में ये बड़ा उनका इन्फ्लुएंस होगा मेरी नज़र में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वोटर्स की जो डेमोग्राफिक्स है वो क्या होती हैं इस इलेक्शन के अंदर इन पर्टिकुलर, और स्टूडेंट्स की कितनी से है इसमें? ठीक, तो वोटर इसमें 2,50,000 लोग एलिजिबल हैं, और ये आपको मैं बताता चलूँ, ये सारे अलुमनाई, करंट स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, अलुमनाई सारे एलिजिबल है। और इस बार वोटिंग ऑनलाइन होगी, ये तारीख में पहली मरतबा वोट ऑनलाइन हो रहे हैं। नॉर्मली चांसलरशिप के इलेक्शन के वोट इन पर्सन होते हैं, तो ये वोटिंग जब ऑनलाइन होगी तो इस मीन्स के बड़ा डेमोग्राफिक को एक्सेस होगा वोट डालने के लिए, एक बड़ी डेमोग्राफिक वोट डाल सकेगी। तो इसमें से अक्रॉस द बोर्ड आप पाकिस्तान के जो अलुमनाई है, इंडिया के हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक के हैं, नॉन मुस्लिम, ये सारे एलिजिबल होंगे। तो ये लार्जली जो मेन, इसके अलावा स्टाफ भी एलिजिबल है। तो ये मेन 2 डेमोग्राफिक्स है जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। देखिए, अब डेली मेल का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर लिखना है, इजंट इट एन अटर डिसग्रेस फॉर द कंट्री एज वेल?
नहीं, उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ना डेली मेल पे, ना उनकी स्टोरी पे, ना उसकी ओवरऑल इम्पैक्ट पे उन पे मैं नहीं कमेंट करना चाहता। आपको क्या लगता है ये क्राफ्टेड है? अगेन ये आपने वो वाली सवाल की जिसका नाम मुझे पता है, और अगर मैं इसका कोई आंसर भी दूं, आई विल जस्ट अस्यूमिंग, तो मैं नहीं कमेंट करना चाहता उस पे। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ होता ये है कि बाज़-औक़ात कुछ सिंपैथी वोट्स भी होते हैं किसी कैंडिडेट के पास। फॉर एग्जांपल कोई इम्प्रिजनमेंट में है, उसके अगेंस्ट केसेस हैं, या इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है उस इशू को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के साथ मिलाया जाता है। तो आपने क्योंकि एक इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का कंटेस्ट किया और फिर आप पाकिस्तान से कोई तीसरे प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन के, तो ये बताइएगा कि वहाँ पर ये सब चीज़ें कितना इन्फ्लुएंस करती हैं वोटिंग को, वोटर्स के माइंड को? हाँ ठीक है, ये मैं बिल्कुल इस पे मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि वहाँ की वोटर्स की माइंड किस तरह होती है। देखिए, वहाँ पे ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स की इश्यूज मैटर करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज मैटर करते हैं। इसके अलावा डिपेंड लेफ्ट एंड राइट विंग आइडियोलॉजी के मैटर्स डिपेंड करते हैं। हम भी जब इलेक्शन लड़ते हैं तो टारगेट करते हैं इसी तरह ऑडियंस को, कि किस तरह की ऑडियंस से कौन कौन सी इश्यूज पे इनको टारगेट करना है। तो ये वाले मैटर्स, क्योंकि वहाँ के वोटर्स पर्सनालिटी बेस्ड वोटर्स नहीं है, ये मैं आपको जरूर बताता चलो, पर्सनालिटी बेस्ड वोटर्स नहीं है। वो जरूर करेंगे, मैनिफेस्टोज पढ़ेंगे, उसके बाद लोगों की हिस्ट्री चेक करेंगे, फिर आइडियोलॉजी चेक करेंगे, और इनकी ओवरऑल जो है ना कॉन्टेक्स्ट में लेके फिर वो वोट डालेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूर मैटर करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की पोजीशन है। ऑल्दो चांसलरशिप तो एक सेरेमोनियल रोल है, ये इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, पर इट स्टिल मैटर्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप उस यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जब वोट डालेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़रूर मैटर करेगी। Now where do you see and how do you rate Imran Khan in this race? देखिए, ये तो स्टिल प्रिटी अर्ली। पहले तो नेक्स्ट स्टेज में फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई, वो होनी है। उसके बाद फिर जब फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश होगी तब प्रॉपर तबसरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, जिनकी प्रीवियसली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी काम भी किया हुआ हो, अटैचमेंट भी, एक है लेडी एलिश, जिसने 12 साल तकरीबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया हुआ है, कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। शी इज़ क्वाइट गुड पोर्टफोलियो फॉर द अपने वोटर्स के लिए। और उसके सेकंड पे मेरी नज़र में इमरान खान होंगे, तो इन दोनों के दरमियान ही ये मुकाबला होगा। अच्छा, यू योरसेल्फ इज अ लॉयर, मतलब लॉ के स्टूडेंट हैं आप, और अभी जाहिर है प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी तो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट होना है, फाइनलाइज होना है कि कौन होंगे। इस पे आपको कमेंट क्या है? मतलब लीगली आपको लगता है कि खान साहब जो है इसको क्वालिफाई कर जाएंगे ऑन लीगल ग्राउंड्स? जी, लीगल ग्राउंड पे। जिस वक्त जो कमेटी बैठी हुई है, बहुत क्वालिफाइड लोगों की कमेटी है। इट्स लीडेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूके सुप्रीम कोर्ट, so they will be paying a lot of attention to all these matters. अब it will be not unprofessional for me कि मैं इस पे comment करूँ कि whether वो next stage तक उसकी application process होगी या नहीं होगी। Given my position, I'm unable to provide that view now. लेकिन ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि बड़े क्वालिफाइड लोगों की कमेटी बैठी हुई है, जो नेक्स्ट स्टेज तक जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो कंसिडर करेगी। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली, जो मैंने आपसे इब्तिदा में पूछा कि व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग, आई मीन स्टूडेंट्स इतने मोबिलाइज क्यों हैं? Why are they protesting? What is their stance? And why are they heading to like Vice Chancellor's office and filing a petition? ये क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर स्टूडेंट्स की अपनी पॉलिटिकल व्यूज होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो उनकी अपनी कंसिडरेशन, दे टेक द चांसलर पोजीशन क्वाइट सीरियसली, और यूनिवर्सिटी की फ्यूचर का इन सम वे इसकी इमेज की सवाल भी है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ज़रूर जिनके राइज होंगे, वो किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ वो करेंगे अपना राय इख्तियार, और वहाँ पे पूरा एक फ्रीडम है इसके हवाले से कि एनीवन कैन एक्सरसाइज देयर व्यू, खासतौर पे एक इलेक्शन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द डे। तो आई एम श्योर कि जो भी उनकी अपनी पर्सनल जो फ्रस्ट्रेशन है इन इश्यूज़ पे, उनके स्टांस इसके मुताबिक वो अपना आवाज़ रेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है ये जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है फॉर द कैंडिडेसी ऑफ द चांसलरशिप फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर जो रेस में डेमोग्राफिक्स क्या होंगी, कितने लोग वोट करेंगे, तो इस हवाले से भी कंट्रोवर्शियल डोमेन में तो मामला है। हुकूमत की तरफ से भी इस पर बड़ा सख्त चांस सामने आ रहा है, और एक पिटीशन हुकूमत की तरफ से भी जा रही है कि भाई एक बंदा जो जिस पे ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कन्विक्टेड है,
वो कैसे चांसलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और वो चांसलर हो सकता है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने एक प्रेसर भी किया है इसी इशू के ऊपर। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, क्या हुकूमत नहीं चाहती कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बने? रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो ख्वाहिश ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी और की कोई ऐसी ख्वाहिश है। असल वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं तो चाहूँगा बल्कि बन भी जाएं। उसकी वजह यह है कि फिर ऑक्सफोर्ड को भी पता चले जो पाकिस्तान का हाल किया था इन्होंने, वो ऑक्सफोर्ड का भी हाल ऐसे ही ना हो जाए। अजराए मजाक तो यही बात है, लेकिन हकीकत में अगर देखें तो इसकी संजीदगी पार्ट्स तो नहीं है, ये एक सेरेमोनियल सा है व्हिच अ कंट्री शुड टेक प्राइड इन इट कि जी वो एक बंदा हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी और हमारे मुल्क से ताल्लुक रखता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए पहुंचा है। मैं चाहत का इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने आज इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर साहब, तो उससे ये तासुर मिलता है कि शायद हुकूमत नहीं चाहती और दरख्वास्त भी दे रहे हैं आप कि इमरान खान साहब जो है कैंडिडेसी के अंदर हो ही ना। हुकूमत तो सिर्फ बानिया पीटीआई का मकरू चेहरा अवाम को दिखाना चाहती है और जो उनकी हरकत व सकनात थी, मैंने आज भी प्रेसर में यही मेंशन किया कि ये हुकूमत की किसी कोशिश से नहीं बल्कि वहाँ पे एहतजाज बर्पा हो गए तमाम तर वो लोग। उन्होंने कहा ये ऐसा शख्स जो डिसग्रेस्ड है, जिसने मुल्क की कोई वक़्त नहीं छोड़ी, जिसने मुल्क की कोई इज़्ज़त नहीं छोड़ी, मुल्क की कोई आबरू नहीं छोड़ी, वो एक ऐसी बेइज्जती करवा के जो तमाम तरह उसकी हरकत व सकनात थी, जो जो उसने किया मुल्क के साथ, वो आपके सामने है, वो कौम के सामने है। वो उस वजह से वहाँ पे उस पर लेबल लगा है और वहाँ का जो जरीदा है, जहाँ डेली मेल की जब बात की जाए या इवन अदरवाइज कोई अगर न्यूज़ आउटलेट है तो वो उसको कह रही है कि ये डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बिकॉज ही इज़ इन prison for his corruption. It's not a disgrace to the country कि कोई भी गैर मुल्की जरीदा ऐसी बात लिख रहा हो। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जी मैं कह रहा हूँ बैरिस्टर साहब, इट्स नॉट अ डिसग्रेस टू द कंट्री कि कोई भी गैर मुल्की जरीदा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी हेडलाइन निकाल रहा हो। देखिए उन्होंने निकाली है तो उनकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनकी वैल्यूज़ की वजह से निकाली है ना। जो ख़वातीन के ऊपर जो उनका मौक़िफ़ है, जो दीगर तालिबान अपोलॉजिस्ट हैं, वो जिस तरह उन्होंने मतलब टेररिस्ट अपोलॉजिस्ट बने हैं, वो उन्होंने जिस तरह नेशनल असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने वहाँ पे बातें की, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। माज़त के साथ मैं ये कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं जो बानी पीटीआई ने की हैं और ये वो तमाम तर चीज़ें अपनी मुंह की हुई अब सामने आ रही हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी उनको जो उनकी हौसला अफजाई हुई है इस आर्टिकल के बाद, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद उनको खुद ही होश के नाखून लेने चाहिए, उनको खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर चांसलरशिप के लिए कंटेस्ट करना है तो ये फैसला तो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं करेगा सर। इसके लिए तो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स है, पैनल है विच इज़ ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो फैसला करेगा कि कौन कैंडिडेट होगा और कौन नहीं होगा। प्री क्वालिफिकेशन होगी, उसमें स्क्रूटनी होगी और फिर कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट किया। और वही जो रिसीविंग ऑफ नॉमिनेशन है या जो एक नॉमिनेशन रिसीव की गई है, वहाँ पे ऑब्वियसली एहतजाज बर्पा जो हुए हैं वो कौन लोग हुए हैं? वो वहाँ के अलमनाई हुए हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हुए हैं, वहाँ पे लोग हुए हैं जिन्होंने कहा है कि ये कैसा हो गया भाई, ईमेल्स उनको जा रही हैं कि ये ऐसे शख्स को आप चांसलर के लिए कंसिडर भी कर रहे हैं, उसकी नॉमिनेशन को भी, एंड अबव एंड बियॉन्ड उसकी जो चीज़ है, उन्होंने एक पिटिशन भी वहाँ पे मूव हो चुकी है जो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता हमने इंतजार किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जवाब का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई खातिर खा जवाब नहीं आया तो हमने एक पिटिशन मूव किया। और बरतानिया में आपको बेहतर मेरे से पता है कि वहाँ पे कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ हो तो उसकी जो अगर लाना चाहते हैं, किसी के गोशगुजार चीज़ करना चाहते हैं जिस पर कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो एक पिटिशन है जो कि एक 100,000 सिग्नेचर्स हो गए या मिलियन सिग्नेचर्स हो गए और सो एंड सो फोर्थ, तो उस पर वो पिटिशन भी जारी हुई हुई है। तो ये ईमेल्स का जो सिलसिला है, पिटिशन का सिलसिला, ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये वहाँ पे अपने लोगों की तरफ से है। दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय एन ऑगस्ट पैनल व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग मेड। मेरा सवाल ये है सर, व्हाई गवर्नमेंट इज सो फ्राइटेंड कि खान साहब कहीं चांसलर ना बन जाए? सवाल तो मेरा बड़ा सादा सा है मेरे साथ। नहीं, गवर्नमेंट की क्या फ्राइटनिंग हो सकती है जी? गवर्नमेंट किस चीज़ से फ्राइटेंड है? गवर्नमेंट बिल्कुल फ्राइटेंड नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये तमाम तर चीज़ें रखना सामने था, एक जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तानी अवाम और कौम को भी पता हो कि जिस शख्स ने मुल्क की इज़्ज़त को, आबरू को रोंदा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, तो कम अज़ कम वो चीज़ सामने आनी चाहिए कि जो मौसूफ़ का जो कहते थे कि मैं मगरब को जो है अब आप सबसे बेहतर जानता हूँ या मेरे से बेहतर मगरब को कोई नहीं जानता, तो मगरब वाले ही खुद कह रहे हैं कि मौसूफ़ की ये तमाम तर हरकतें हैं, तो माज़त के साथ अब तो ये एक फैक्ट है और एक सामने चीज़ आ चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि खान साहब अगर चांसलर बनते हैं तो वोट टेकिंग सेरेमनी के लिए
वो बरतानिया वाले उनको जेल से वहाँ ले जाएंगे और वहाँ जाके खिताब होगा। जी, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की तो हत्तुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरह इसको अपने एसेट को एक्सट्रैक्ट किया जाए, और उसके लिए आपने देखा कि 130 आर्टिकल्स भी फरमाइश पे लिखवाए गए और लिखे गए और अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि पता नहीं कौन सी ज़्यादतियाँ और जुल्म हो रहे हैं। यहाँ पे मशीनें हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, अब तो डंबल्स भी मांग लिए गए हैं, और उसके अलावा कहा जाता है कि जी अब जेल का स्टाफ की चेंज हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली सहूलतकारी पकड़ी गई है। वो लोग पकड़े गए हैं जो उनको असिस्ट कर रहे थे, किसी न किसी जगह पे एड एंड अबेट कर रहे थे उन इस्तेमातर पैगाम रसाई को भी और उनकी फैसिलिटेशन को भी। तो अब वो कहते हैं कि ये क्यों रोज़ आए जो है ये अमला चेंज हो जाता है। ये आज की भी यही खबर है, वो कहते हैं कि फिर चेंज कर दिया अमला। तो अमला तो इसलिए चेंज हो रहा है कि ताकि किसी के पैर वहाँ पे ना जम सकें, किसी को इतनी जुर्रत ना हो सके कि वो इस तरह की एक जो मुजरिम है और मुलजिम है, क्योंकि मुजरिम तो वो है ही है, वो एक दो केसेस में मुजरिम भी हैं और मुलजिम भी हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जरा से ये खबरें भी सामने आ रही है कि डयाला जेल में इमरान खान पे सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं, ये दुरुस्त है? सख्तियाँ देखें, सख्तियाँ क्या हो सकती हैं? सख्तियाँ यही है ना कि फ़ोन की सहूलत ना हो, सख्तियाँ यही हैं कि मैसेज पुट अक्रॉस ना किया जा रहा हो उनके या उनकी अहलिया के बीच में या उनके बाकी दीगर पार्टी के लोगों के बीच में या इंटरनेशनल लॉबिंग के जो लोग हैं उनके बीच में कोई पैगाम रसाई नहीं हो रही। सख्तियाँ यही हैं, इसके अलावा तो कोई सख्ती नहीं है। जेल में मैनहोल का ढक्कन ओपन छोड़ देना, सफोकेशन क्रिएट करना, वहाँ पर रेत में पानी नहाने के लिए देना, वो कहते हैं इस तरह की सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। और स्टाफ ना होना, आवाज़ लगा के कोई चीज़ मंगवानी है तो वो करना पड़े, इस तरह की चीज़ें कुछ सामने से आ रही। I mean, I think this question needs to be sort of probably re-asked. He's in jail, he's not in a hotel. So staff का ये नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठे हुए कि उनको स्टाफ दे दिया जाए। मुशक्कती होते हैं ऑब्वियसली, एंड यू हैव टू पे फॉर दोस। ये नहीं है जेल रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक जो है आप कहें कि मेरे 2-4 मुलाजिम भी हों और 2-4 मुलाजिम को मैं बेल बजा दूं तो वो आ जाएं, ऐसे नहीं होता। आवाज़ ही तो लगानी पड़ेगी, उनको बुलाने को चीज़ ज़रूरत होगी। घर में मुलाजिम आपके होते तो आप आवाज़ ही लगाते हैं। अच्छा मेरे साहब, एक तरफ तो बानी पीटीआई से मुताल्लिक ये तासुर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन कंटेस्ट करके कहीं लंदन जाने का रास्ता ना बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो बानी पाकिस्तान मुस्लिम यानी जो कायदे आपके नून लीग के वो लंदन जा रहे हैं, और फिर ये इतलात भी हैं कि उन्होंने लंदन जाने से पहले पार्टी को स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी ने भी जनरल फैज से मुताल्लिक इस केस पे कोई बात नहीं करनी, कमेंट नहीं करना। ये क्या वजह है सर? नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे इल्म में होती तो मैं ज़रूर बता देता। बहुत सी चहम गोइयाँ कल से हो रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद लंदन जा रहे हैं। मेरे इल्म में नहीं है, ना हमें किसी पार्टी के फोरम से कोई ऐसी इतला है या कोई ऐसी बाज़गश्त भी है। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि ऐसी ही बड़ी किस्म की ख़बरें आई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो मदीना शरीफ में गुजारेंगे या उम्रे पे जाएंगे, वो वहाँ पे भी नहीं गए। फिर कहा गया कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए जाएंगे, फिर वो वहाँ पे भी नहीं गए। अब अगर उनका एक डॉक्टर्स का चेकअप आएगा बिलफर्ज, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, और अगर ऐसा कोई चेकअप आ जाता है तो ही कैन गो फॉर हिज चेकअप एंड ही विल कम बैक। नवाज शरीफ साहब मायूस तो नहीं है सर? मायूस होकर तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं पहली तो बात है उनका प्लान का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, हमें कोई इतला नहीं है। और अगर वो जाते भी हैं बिलफर्ज तो मेरे ख्याल से अपने डॉक्टर चेकअप करवा के वो वापस आ जाएंगे। साल में एक दफ़ा एक हेल्थ चेकअप होता है, हर इंसान का होता है, हर इंसान हर 6 महीने बाद भी कराता है। ये सवाल इसलिए आपसे किया जा रहा है सर, ये सवाल इसलिए कर रहे हैं ना कि पहले भी वो हेल्थ चेकअप के लिए गए थे, इलाज मुआलजे के लिए गए थे और फिर 4 साल लग गए वापस आते हुए। अब फिर वो हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे तो अब जल्दी आ जाएंगे या फिर कोई 4-5 साल का प्लान है? रेहान साहब, वो जब गए थे आपको याद होगा कोविड था और कोविड में ना कोई सर्जरी ना कोई प्रोसीजर पॉसिबल था, और वहीं पे डॉक्टर्स ने उनको कहा था, क्योंकि मैं खुद भी आपको याद होगा कि 14 दिन क्वारंटीन करना पड़ता था बरतानिया में जब आप जाते थे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से उनके कोई मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं हो सके। लेकिन अभी बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू हिज मेडिकल इन्फॉर्मेशन, तो मुझे नहीं पता कि उनकी मेडिकल सिचुएशन क्या है। लेकिन इसमें ना मायूसी वाली कोई बात है, ना नाराज़गी वाली कोई बात है। अगर वो जाएंगे तो अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे और चेकअप करवा के वो वापस आ जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इमरान खान साहब ने जेल में एक्सरसाइज के लिए डब्बल समेत जो दीगर लवाजमात है वो भी मांग लिए, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर के जलसे के लिए गोदो कर रही है, लेकिन अभी तक मामलात अनक्लियर हैं, गैर वाज़ेह सिचुएशन है। तो किस तरह से अपने वोटर सपोर्टर्स कारकुनान को सेटिस्फाई कर पाएंगे?
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तहरीक इंसाफ अब तक नाकाम दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के बार बार जलसा मुलतवी करने पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी क़यादत इतनी भी अहल नहीं है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक जलसा भी कर सके। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तो ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बानी पीटीआई पर जलसा मनसूख करने का दबाव डाला। और वाकिफ़ान हाल के मुताबिक वही रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा दरखास्तें कर रहे हैं कि उन्हें 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त दी जाए। अब सवाल ये भी है कि वही रहनुमा जो पहले जलसा मनसूख कराना चाहते थे अब जलसा क्यों चाहते हैं, तो इसका जवाब सीधा सा है। अब पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ रहा है, कारकुन मायूस हैं। तिरनौल जलसा जब मुलतवी हुआ तब कारकुन पार्टी की क़यादत के साथ साथ वज़ीर आला KP के अलीमीन गंडापुर पर भी बरस पड़े थे और उनके वज़ीर आला होने का क्या फ़ायदा जब ये एक जलसा भी नहीं करा सकते। इस वक्त कारकुनान के साथ साथ बानी पीटीआई ने भी पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि वो खौफ छोड़ें और बाहर निकलकर गिरफ्तारियां दें। यानी अब क़यादत पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है कि वो बाहर निकले, जलसा करें। अब अगर 8 सितंबर का जलसा भी नहीं हो पाता तो पार्टी क़यादत के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी। यही वजह है कि अब पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है कि जलसे के लिए कोई रास्ता दिया जाए। यानी देखा जाए तो तहरीक इंसाफ इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पर आ गई है, लेकिन उमर अयूब ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क में जल्द इंतखाबात होने वाले हैं। यानी ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस अब वोटर सपोर्टर्स को एक और किस स्टेटमेंट के जरिए से दिया जा रहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मोड़ से गुजर रहा है। वाहिद तरीकाकार ये है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ये अफरा तफरी और ये मईशत का जो इस हुकूमत ने फॉर्म 47 की हुकूमत ने हाल कर दिया है, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। मुकम्मल तौर पे हुकूमत फेल है। अब एक तरफ ये पोस्टरिंग करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द इंतखाबात होंगे, दूसरी तरफ ये तासुर भी देने की कोशिश की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे कहा और हमने जलसा मनसूख कर दिया, जिसको अब निगेट खुद हुकूमत कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं हुआ, पीटीआई कहती है इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है। अब अगर हुकूमत के आर्गूमेंट को बाय किया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं हुआ है, तो लगता तो यही है कि इमरान खान पे जेल में सख्तियाँ भी इसीलिए बढ़ रही हैं, जिनका जिक्र खुद इमरान खान भी कर रहे हैं। और आज अलीमा खान साहिबा ने भी कुछ ऐसी ही सख्तियों का जिक्र किया है कि जेल में जो सख्तियाँ बढ़ रही हैं। अब बानी पीटीआई ने जेल में 4 चीज़ों का मुतालबा भी किया है। वो क्या है? एक तो उनकी बच्चों से बात कराई जाए जो नहीं कराई जा रही। दूसरा वो कहते हैं कि उन्हें किताबें पहुँचाई जाएँ जो उठा ली गई हैं। बानी पीटीआई ने मुतालबा भी किया है कि एक्सरसाइज के लिए उनको डम्बल्स भी फराम किए जाए। वर्जिश के दौरान पुलिस वाला खड़ा रहे, जैसे ही डंबल्स फ्री हों तो पुलिस वाला वो उठा के डंबल वापस भी रख दे। फिर बानी पीटीआई कहते हैं कि मुलाकात की लिस्ट देता हूँ, जो देता हूँ उनके साथ मुलाकात कराई जाए। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। नईम हैदर पिछौता साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो आज अडयाला जेल में मौजूद भी थे क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की बात समात थी और बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी किया। तो नईम हैदर पिछौता साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अब डेली मेल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए, इमरान खान साहब के लिए, मैं वो दोहरा भी नहीं सकता। आप उस पर अगर कोई कमेंट करना चाहें। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैं तो डेली के हवाले से कोई इस तरह के अल्फाजात मैंने नहीं देखे कि क्या आए हैं, और मुझे बताएं तो मैं उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करूंगा। और किसने करवाया, कौन इसका ऑनर है, किसने ये किए हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं। पिछौता साहब, आप बड़े बाखबर आदमी हैं। खान साहब के बारे में ज़रा सी भी कोई बात सरगोशी भी हो तो आप कुछ सुन लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में डेली मेल, एक आलमी जरीदा, कोई डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। अच्छा, ये कब हुआ है? आज शाया हुआ है? अब हो गया ना, अब तो हो गया है। आपको कमेंट अगर आप उस पर करना चाहें। असल में मैं सुबह से अडयाला जेल में था, रात तक मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। हो सकता है आज दिन में हुआ। मैं अडयाला जेल था और सुबह से लेकर 5 बजे तक हम अडयाला जेल के बाहर रहे। तो खान साहब के बारे में उन्होंने डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर कहा है। सर, खान साहब को डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर कहा है। ये इसका ऑनर कौन है जी? अब ये आप पता कराएंगे? ये तो अब आपने करना है सारा कुछ। ये तो मैं मुझसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। बेसिकली यही मामला है ना कि ये एक प्रोपेगेंडा जो ग्रुप है, ये झूठा, जो खुद डाकू हैं, चोर हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब के बारे में स्टोरी छपी थी ना, तो उस वक्त शहजाद अकबर साहब के साथ एक मुलाकात हुई थी डेली मेल वालों की। आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इमरान खान साहब, उस वक्त वो भी यही कहते थे कि देखिए डेली मेल से ये स्टोरी ये क्राफ्टेड है, छपवाई गई है। तो उस वक्त वो भी यही कहते थे। मैं चलिए उस तरफ नहीं जाते हैं, मैं अगली तरफ आता हूं। आप डेली मेल को छोड़ देना, आप उसके अलावा पूरी इंटरनेशनल तमाम स्टोरियां लेकर आ जाएं, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, वहां पर किसी एक आम आदमी से पूछ लें कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आपकी क्या राय है, शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपका क्या कमेंट है, तो आपको पता चल जाएगा। और इमरान खान साहब का भी नाम ले लीजिएगा। अब आप ये देखें ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेमनाई वहां के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कैसे कैंडिडेसी में फॉल कर सकते हैं।
ये अब एक लंबी डिबेट है ना सर, चलिए मैं अब क्योंकि अब नहीं, आप कह रहे हैं कि आप देखिए, जेल में सबसे थे, इस पहली हवाले बात से ये- आपने कोई सबसे पहली बात खबरें ये नहीं है देखी हुई, तो कि- मैं चाहता हूँ कि जरा किसी और टॉपिक पे जिस पे आप की ग्रिप है उस पर बात कर लेते हैं सर। जी जी। अब अडयाला जेल में क्योंकि आप थे, तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अडयाला जेल में खान साहब ने वाकई ये डंबल एक्सरसाइज के लिए मांगे हैं, वर्जिश के दौरान कहा है कि पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए, वर्जिश के 15 मिनट बाद डंबल को वापस ले जाया जाए और मुलाकातियों की जो मैं लिस्ट दूंगा उससे मुलाकात कराई जाए। ये सब फरमाइशें खान साहब कर रहे हैं जेल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि बात ये फरमाइशों की नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और एक कोई भी कैदी है उसकी एक बुनियादी उसका हक है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि देने चाहिए, जो कि नहीं दिए जा रहे। मैं अगर आपको बताऊं कि वकला की हद तक एक्सेस की अगर बात कर ली जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर मैं 4:30 बजे तक वहां पर खड़ा रहा हूं खुद। उमर अयूब साहब थे, अभी शिबली फराज साहब थे, वो भी आए हुए थे 2 बजे के, हालांकि सरगोदा एटीसी में गए हुए थे। वहां पर एटीसी के जज को उठा लिए गया, उन्होंने आकर वहां पर स्टोरी बताई है। तो वहां पर तो बाकायदा तौर पर एक टॉर्चर जो होता है ना, अंदर से लेकर बाहर तक जितने लोग हैं सबको किया जा रहा है। कोई भी जाता है, कोई पॉलिटिकल लोग जाते हैं या वकील जाता है या कोई उनका कारकुन जाता है या उनकी फैमिली जाती है, वहां पर घंटों खड़ा किया जाता है। उसमें भी से जो पिक एंड चूज की जाती है, 6 की मुलाकात का शेड्यूल बनाया गया है जिसमें से 6 पूरे नहीं किए जाते, कभी 2 भिजवा दिए जाते हैं, कभी 3 भिजवा दिए जाते हैं, कभी मुलाकात ही नहीं करवाई जाती, कभी डे जो मुख्तस किया गया उसके ऊपर भी मुलाकात नहीं करवाई जाती और उनसे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। हालांकि बार बार कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन आपको पता ही है कि जज का हुक्म जो है वो तो आगे से हवा में उड़ा देता है, सुपरिटेंडेंट हो या आगे डिप्टी हो या जो भी अथॉरिटी है करवाने वाली, क्योंकि उसे पता है कि बैकफुट पर वही लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान को जेल में जिन्होंने रखा हुआ है। तो लिहाजा उसको आपको नहीं लगता आशीर्वाद कि होती है। सख्तियां इसलिए बढ़ गई हैं कि जो फ़ोन की बरामदगी के हवाले से बात हुई, स्टाफ की सहूलतकारी से मुतालिक बात हुई, स्टाफ की तब्दीली से मुतालिक बात हुई, तो अब वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अब वो बड़ा फूंक फूंक के जेल इंतजामिया भी स्टेप ले रही है कि भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें भी मुअत्तल कर दिया जाए। तो इसलिए स्टाफ भी कुछ दूर है, सख्तियां भी बढ़ गई हैं। ये उसी का शाखसान है जो कार्रवाइयाँ हाल ही में हुई हैं। आपके सामने रखूं ना, तो मैं आपके सामने रखूं ना कि अगर इमरान खान साहब की बात की जाए ना, तो पहली मुलाकात मेरी अटक जेल के अंदर हुई थी। उस दिन भी मैं बार बार पूछ रहा था क्योंकि लोग बड़े बेताब थे, चेक करना चाहते थे कि खान साहब कैसे हैं, कोई तशद्दुद किया गया हो, किस हालत में रखा गया है, क्या पोजीशन है, रात उनकी कैसी गुजरी, तो लोग बड़े बेताब थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था लेकिन वो कहते थे कि छोड़ो, जैसे बनाएंगे, अवॉइड करता। लेकिन मैंने कहा जी कि आप मुझे बताएं तो सही, क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, क्या कैसे रखा गया है, क्या है मामला। तो उन्होंने फिर मुझे वहां पर बताया कि जिस तरह से वहां पर वॉशरूम है जहां पर कैमरे लगाए गए हैं ऊपर से, और उसकी दीवार ही नहीं है, 2 फुट की दीवार है ताकि वो वहां से कैमरे से हर चीज कैप्चर हो सके, नाते उनकी प्राइवेसी के ऊपर हमला किया जाए। इसी तरह से उन्होंने बाकी चीजें बताई थी कि कीड़े मकोड़े हैं और इस तरह से जो है वो मीठा जानबूझ के ऐसा लगता है फेंका जाए ताकि वहां मुझे नींद ना आ सके। वहां पर अच्छा साहब, वेरी क्विकली क्योंकि ब्रेक लेनी है, मुझे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना कुछ टाइम कम है सर, मुझे ब्रेक लेनी है। एक बड़ा क्विक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है बीबी कि 8 सितंबर की आपने तारीख दी हुई है जलसे के लिए, 8 सितंबर को भी जलसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और क्या 8 सितंबर के जलसे का गो हेड या ग्रीन सिग्नल लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कर रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए या कोई नरमी मांग रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को जलसा करेगी और डंके की चोट के ऊपर करेगी। पहले भी 2 दफ़ा इजाज़त दी गई और ऐन मौके पर बदनीति ये थी कि जब देख लिया कि आवाम जो है समंदर जो है रोक नहीं पा रहा, पहले कोशिश की गई, मोटरवे बंद की गई, GT रोड बंद की, हर चीज़ बंद की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, छापे, गिरफ्तारियां, मुकदमात भी बनाए गए, लेकिन लोग निकल रहे थे और इसी वजह से फिर अडयाला जेल का दरवाजा भी खोलना पड़ा और 7 बजे लोगों को भिजवाना भी पड़ा और फिर वहां पर तरला लेकर ये कहा गया कि एक दफा ऐसे आगे बढ़ाया जाए। जब खान साहब को सारी चीज का पता चला कि बाहर जो है 9 मई वाला दोबारा तो प्लान बनाया जा सकता है या किया गया होगा, या फिर उन्होंने ये देखा कि वहां पर मजहबी जमातें भी आई हुई हैं और ये भी देखा कि हमारी टीम भी आई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सिनेरियो के अंदर हम एक दफा फिर पोस्टपोन कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पिछौता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अब ये इंतहाई तकलीफ दे भी है, खौफनाक ट्रेंड भी है। बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है और बताए बगैर सियासी पनाह लेने की भी आए रोज़ नई कहानियां सामने आ रही हैं जो मुल्क की बदनामी का बायस बन रही। आज से कुछ रोज़ पहले हैदर अली सुंदरानी जो स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद होने वाले बैनुल पार्लिमानी यूनियन की असम्बली के 148वें इजलास में शिरकत के लिए गए थे, जिसके बाद वज़ारत ख़ारजा को इंकशाफ हुआ कि अली हैदर के ख़ानदान के अफराद ने यूरोप जाकर मगरबी यूरोपीय ममालिक में से एक में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी और वापस नहीं लौटे। तो इससे पहले पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और विकेट कीपर ज़ुल्करनैन हैदर दुबई में
साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ के दौरान अचानक दुबई से गायब हो गए थे और फिर ये पता चला था कि वो बरतानिया में सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ऐसा ही एक ताज़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्शन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने इंकशाफ किया है कि कौमी हॉकी टीम के 3 खिलाड़ियों और फिजियो ने बैरून मुल्क सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है। खिलाड़ियों में मुर्तज़ा याकूब, एहतशाम असलम, अब्दुर्रहमान और फिजियो वकास शामिल हैं। राना मुजाहिद का कहना था कि तीनों खिलाड़ी हैं और फिजियो हैं, उन पर ताहयात पाबंदी लगाई गई है। तीनों खिलाड़ी और एक फिजियो मुल्क से बाहर गए, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बताया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली कि उन्होंने बैरून मुल्क सियासी पनाह की दरख्वास्त दी हुई है। तीनों खिलाड़ियों ने टीम के साथ पोलैंड और हॉलैंड का दौरा किया था और वो नेशंस कप के लिए टीम के साथ गए थे और वापस आए थे, लेकिन कैंप में नहीं आए। पता चला है कि वो मुल्क से बाहर चले गए, लिहाजा तीनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। राना मुजाहिद इस बारे में क्या इंकशाफ करते हैं, क्या राज मुनकशफ कर रहे हैं? अब इन खिलाड़ियों ने कौन से मुल्क में सियासी पनाह ली, ये वाजे नहीं है। बहरहाल गैर कानूनी तरीके से सियासी पनाह लेने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे सख्त कवानीन बनाए जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मुल्क की साख को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये तो हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं, इससे पहले एक क्रिकेटर का जिक्र किया है, लेकिन खुद अगर दफ्तर खारजा के लोग ही इस तरह का काम करेंगे कि बाहर जाके वो असाइलम लेंगे और अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, तो इससे बड़ा एक क्वेश्चनेबल बात क्या हो सकती है और इससे बड़ा जो सवालिया निशान है वो क्या हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कारसाज में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। जो कारसाज हादसा है उसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में एक बड़ी पेशरफ, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जिसके बाद जो मुलजिमा नताशा है उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ती भी दिखाई दे रही है। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है और ज़राए के मुताबिक मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में मनशियात इस्तेमाल करने के हवाले से इंकशाफ हुआ है। और ये रिपोर्ट जो टेस्ट सैंपल्स लिए गए थे उनमें जो मनशियात के हवाले से जो अनासर हैं वो मौजूद पाए गए हैं। ताहम मुलजिमा के खून के नमूनों में कोई नशावर चीज़ नहीं है। ज़राए का कहना है कि मुलजिमा के नमूनों में नफ्सियाती आर्जे के लिए इस्तेमाल की गई अद्वियात की मौजूदगी भी नहीं पाई गई। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइस मनशियात के इस्तेमाल से इंसान का मरकज़ी आसाबी निज़ाम मुतासर हो जाता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मुकदमे की दफ़ात मुमकिना तौर पर तब्दील या इसमें नई दफ़ा शामिल किए जाने का इम्कान है। मुकदमे में मुमकिना तौर पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत भी दफ़ात शामिल की जा सकती हैं। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात तो तय है कि नताशा ताकत के नशे में भी चूर थी। नताशा की एक वीडियो भी बहुत बस में वो हुजूम में से किसी एक को ये धमकी दे रही हैं कि तुम मेरे बाप को जानते नहीं। यानी ये वो वाला मामला हो गया कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर तो एक तरह का जुर्म साबित हो गया है। अब अगर यहाँ ताकत के जोर पर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो यकीनी तौर पर इस केस का नतीजा भी बाकी हाई प्रोफाइल केसेस जैसा निकलेगा, जहाँ जुर्म करने वाला कानून को पाँव तले रौंद कर निकल जाता है और मजलूम सारी उम्र इंसाफ की तलाश में दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। अब इस केस में एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की 7 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए 50,000 की मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। अब नताशा के शौहर का इस केस से कोई ताल्लुक़ है या नहीं, या फिर मामले पर तवज्जो हटाने के लिए नताशा के शौहर को दरमियान में लाया जा रहा है, इस हवाले से आने वाला वक्त यकीनन जो है बड़ा इन सारी चीज़ों को जो मुबहम है, इस वक्त अनक्लियर हैं, वेग हैं, इस पिक्चर को क्लियर कर देगा, मज़ीद मंजरनामा वाज़ेह हो जाएगा। और उम्मीद तो यही है कि इस केस को एक बनाकर, निशान इबरत बनाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।